हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हम जो है देख रहे हैं, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, यानी कि जो सुपरमेसी है भारत अमेरिका की पूरे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में। इसका इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने देख लिया, इसके टॉपिक्स देख लिए, एमसीक्यूज और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी देख लिए। और हमेशा की तरह जैसा कि हम हर चैप्टर के कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, उसी तरह का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं, जिसमें इस अध्याय के वो प्रश्न जो आपको एग्जाम से पहले जरूर और जरूर देख लेने चाहिए, या अगर आप जिनको सॉल्व कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। तो आप अब बने रहिए सेशन में। इसमें हम एमसीक्यू से लेकर अति लघु, लघु और दीर्घ सभी प्रश्न करते हैं और इस सेशन में इन सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। पर इससे पहले कि हम ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शुरू करें, एक बेहद खास जानकारी ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे निशुल्क रूप से कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा पा सकते हैं, वो भी हिंदी माध्यम में। यहां पर आपको 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना। आप यूपी बोर्ड से पढ़ते हो, बिहार बोर्ड से पढ़ते हो, एमपी बोर्ड से पढ़ते हो या सीबीएसई एनसीईआरटी फॉलो करते हो, सारी की सारी सुविधा यहां पर आपको निःशुल्क मिलेगी, शिक्षा आपको निःशुल्क मिलेगी। तो बने रहिए आप मैग्नेट ब्रेन से और अपनी तैयारी करते रहिए, अपनी पढ़ाई को करते रहिए। इसी के साथ शुरू करते हैं ये महत्वपूर्ण सेशन। और सबसे पहला एमसीक्यूज देखते हैं कि प्रथम खाड़ी युद्ध को किस सैन्य अभियान के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। जब यहां पर क्या हुआ, जब इराक ने कुवैत पर क्या किया, हमला कर दिया। और कहा जाता है कि अपनी आर्थिक नाकामियों और कमजोरियों से लोगों का ध्यान बटाने के लिए सद्दाम हुसैन ने यह किया। और यहां पर जब इन्होंने हमला किया तो कुवैत के शासक को सऊदी अरब में जाकर शरण लेनी पड़ी। और तब अमेरिकी गठबंधन ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक को आक्रमणकारी माना और उस पर अमेरिका ने तब हमला किया 40 देशों के गठबंधन के साथ। तो उसको कहा गया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। अगला सवाल है, न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला हुआ 11 सितंबर 91, 11 सितंबर 2000, 11 सितंबर 2001 या 11 सितंबर 2003। तो अमेरिका में महीना पहले लिखा जाता है, तो इसको बोला जाता है 9/11 का हमला। और ये 3 जगहों पर हुआ। एक पेंटागन टावर, जो रक्षा मंत्रालय का वहां प्रमुख बिल्डिंग है, फिर वहां की कांग्रेस संसद जिसको कह सकते हैं आप, और वहां पर फिर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर WTC, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र जो है। ये 3 जगहों पर क्या हुआ, चार्टर प्लेन से हमला किया गया। सही जवाब हो जाएगा ग 11 सितंबर 2001। इस प्रश्न का इंपॉर्टेंस इसलिए होता है क्योंकि यहां पर अमेरिकी वर्चस्व को सबसे बड़ा धक्का उसके इतिहास में लगा था। ऐसा पहले देखा नहीं गया। अगला सवाल है, 9/11 की घटना के लिए जिम्मेदार माना गया अलकायदा तथा तालिबान को, सोवियत संघ को, पाकिस्तान को, इनमें से कोई नहीं। तो इसको माना गया अलकायदा तथा तालिबान पर शक किया गया कि इन्हीं 2 आतंकवादी संगठनों ने, असल में इन दोनों को हमने चैप्टर में भी डिस्कस किया है, अलकायदा और तालिबान को खड़ा करने में भी अमेरिका का प्रमुख रोल रहा। सोवियत संघ के खिलाफ इस्तेमाल करना, इसके अलावा अफगानिस्तान के अंदर एक डिसबैलेंस क्रिएट करना, कई चीजों के कारण। बाद में जब वो अपने वादों से अमेरिकी मुकर गए कि उनको सत्ता हस्तांतरित करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, तो इन लोगों ने फिर उसको मारा। तो अलकायदा और तालिबान इसमें सही जवाब हो जाएगा। और इसमें आखिरी कामयाबी मिली जब 2010-11 के आसपास एबटाबाद जो पाकिस्तान का शहर है, वहां लादेन को अमेरिका ने पकड़ के मारा था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ऑपरेशन इराकी फ्रीडम में कब इराक पर सैन्य हमला किया गया। 11 सितंबर 2000, 19 मार्च 2003, 11 अप्रैल 2004, 17 अगस्त 2005। तो 19 मार्च 2003। अब असल में यहां क्या था, यहां भी अमेरिका चाहता था कि संयुक्त राष्ट्र संघ हमला की कार्रवाई करे, पर फ्रांस और रूस ने इस पर आपत्ति जता दी, जो कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। तो इसकी परवाह किए बिना अमेरिका ने फिर डायरेक्ट हमला वहां पर बोल दिया। ठीक है, आ रही बात समझ में। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि जो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम था, इसमें क्या हुआ कि अमेरिका ने यह आरोप लगाया कि भाई इराक के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जो बहुत घाती हैं, जिनसे दुनिया की रक्षा को खतरा है और हमें इन्हें जरूर रोकना चाहिए। तो इस दलील पर उसने हमला किया। हालांकि वहां इस तरह के हथियार पाए नहीं गए, लेकिन वहां पर एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन अमेरिका ने किया था। हेगमनी शब्द, हेगमनी होता है वर्चस्व से जुड़ा हुआ, और ये शब्द जो है एथेंस में यूनान की वर्चस्व को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो सही जवाब हो जाएगा प्राचीन यूनान में। तो जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, तो वर्चस्व वाली जो पूरी बात है या वर्चस्व वाली जो पूरी परिघटना या उससे संबंधित जो टर्मिनोलॉजीज है, वो हेगमनी शब्द जो है वो प्राचीन यूनान से आई थी। अब एक एक वर्ड के आंसर देख लेंगे। तो विश्व के प्रथम बिजनेस स्कूल की स्थापना कहां हुई थी सन 1881 में। तो ये अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत। विश्व राजनीति में डैश का वर्चस्व स्थापित हुआ किसका, अमेरिका का। और विशेष करके कब हुआ, 1991 के बाद, जब दुनिया में क्या आने लगी, एक ध्रुवीयता, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया।
ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है सद्दाम हुसैन कहां के राष्ट्रपति थे? तो सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति थे, ठीक है, बाद में इनको फांसी हो गई। प्रथम खाड़ी युद्ध के समय डैश अमेरिका के राष्ट्रपति थे? तो प्रथम खाड़ी युद्ध के समय जॉर्ज बुश, इनको जॉर्ज बुश सीनियर कहा जाता है, 2 जॉर्ज बुश में ध्यान रखिएगा, तो इनको कहा जाता है जॉर्ज बुश सीनियर, ठीक है। चलिए, पेंटागन में डैश रक्षा विभाग का मुख्यालय है? तो अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहां स्थित है? न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क एक ऐसा शहर है अमेरिका का जहां पर जितने महत्वपूर्ण संगठन हैं, जितने जैसे वहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, विश्व बैंक, IMF है ना, कई सारे दूतावास, इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ये सारी चीजें कहां पर है? पेंटागन न्यूयॉर्क में स्थापित है। डैश ने सामूहिक नरसंहार के शस्त्र की बात इराक के विरुद्ध कही? तो अमेरिका ने क्या बोला? अमेरिका ने बोला कि भैया सामूहिक नरसंहार जैसे शस्त्र इराक के पास हैं, ठीक है, ये कह के वहां पर आक्रमण किया। ऐसा माना जाता है कि इराक के कब्जे में जो तेल के संसाधन कुएं जिस पर सद्दाम हुसैन दादागिरी करते थे, उसको छुड़ाने के लिए, अपने हिसाब से उन कुओं का इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका ने ये किया था। अब यहां पर एक आपको मेल करने के लिए कुछ चीजें दी गई हैं। 11 सितंबर 2001 बैंडवैगन, प्रथम वर्चस्व संयुक्त राज्य अमेरिका, शक्तिशाली देश, और यहां पर आपको 5 ऑप्शंस दिए हैं, मेल करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 11 सितंबर 2001 9/11 की घटना, बैंडवैगन जैसी बहे बाजार तैसी कीजिए, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कूटनीति से संबंधित है। प्रथम वर्चस्व फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका से संबंधित है, और शक्तिशाली देश जो है चीन, भारत और रूस। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, फ्रांस ने सबसे पहले अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दी थी, आप कह सकते, एक तरह से कह सकते हैं, नाटो के नेतृत्व में अमेरिका के, अब नाटो में अमेरिका जो नेतृत्व कर रहा था उसको चुनौती दिया था। अब सत्य असत्य आपको बताना है। प्रथम खाड़ी युद्ध का सबसे बड़ा कारण इराक द्वारा कुवैत पर कब्जा करना था। बिल्कुल सही बात है, इराक ने कुवैत पर कब्जा किया और कुवैत के शासक को जाके सऊदी अरब का शरण लेना पड़ा, और वहीं से फिर यहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ में ने इराक को आक्रमणकारी राज्य की संज्ञा दी और फिर उस पर हमला किया गया। तो सही जवाब ये सत्य वचन है। सोवियत संघ के पतन के पश्चात अमेरिका पर लगाम कसने वाला कोई नहीं था। ये भी बात बिल्कुल सही है। सोवियत संघ के पतन के बाद क्या हुआ? एक इकलौता महाशक्ति बनकर अमेरिका उभरा और पूरी दुनिया में यूनिपोलैरिटी या एक ध्रुवीयता देखी गई। ये इंपॉर्टेंट रूप से इंपॉर्टेंट है। प्रथम खाड़ी युद्ध के पहले संयुक्त राष्ट्र ने अपनी सही भूमिका नहीं निभा पाया। यह बात सत्य है कि प्रथम खाड़ी युद्ध के पहले संयुक्त राष्ट्र अपनी सही भूमिका शायद नहीं निभा पाया। 11 सितंबर 2011 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला हुआ, यह भी नहीं, 11 सितंबर 2011 नहीं, 2001, इसलिए ये असत्य है, ठीक है। 9/11 इसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा। सन 2006 में भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण असैनिक परमाणु समझौता हुआ, बिल्कुल सत्य है, और यह हुआ जब मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। तो मनमोहन सिंह और जॉर्ज बुश जूनियर जिसको कह सकते हैं, और वहां कौन थे? जॉर्ज बुश। ये 2 महत्वपूर्ण नेता थे। इन दोनों नेताओं के अगुवाई में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है असैनिक परमाणु समझौता हुआ था, तो जिसके लिए बहुत जोर मनमोहन सिंह ने अपने तरफ से भी लगाया था। तो बिल्कुल सही ये स्टेटमेंट है। किस युद्ध को कंप्यूटर युद्ध के नाम से जाना जाता है? प्रथम खाड़ी युद्ध को, फर्स्ट गल्फ वॉर को कंप्यूटर युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें पहली बार कंप्यूटर का इस्तेमाल, तकनीक का इस्तेमाल, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल अमेरिका ने पूरा खुले रूप से दिखाया था। तो इसका प्रथम खाड़ी युद्ध सही जवाब हो जाएगा। अमेरिकी वर्चस्व का युग कब से प्रारंभ हुआ? शीत युद्ध की समाप्ति के बाद। तो शीत युद्ध की समाप्ति से पहले 1945 तक तो शक्ति संतुलन चल रहा था सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में, लेकिन जब शीत युद्ध समाप्त हुआ, सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो अमेरिकी वर्चस्व पूरी तरह दिखाई पड़ रहा था। विश्व में किस देश का वैश्विक प्रभुत्व है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अफगानिस्तान युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम, बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा हमने की है। पेंटागन क्या है? अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय। विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिकी हिस्सेदारी 28% घट के 24 पर भी आई थी, तो ये थोड़ी घटती बढ़ती रहती है डॉलर के हिसाब से। निकट भविष्य में सैन्य शक्ति के क्षेत्र में अमेरिका को कौन कौन देश चुनौती दे सकते हैं? तो भारत, चीन और रूस, ये 3 ऐसे देश हैं जो कहीं ना कहीं अमेरिका को चुनौती दे सकते हैं, और ये सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में, जो आपका एक चैप्टर भी है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र यानी अल्टरनेटिव सेंटर्स टू द पावर के रूप में भी ये उभर सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जाती है। तो भारत, चीन और रूस जो हैं, ये निकट भविष्य में अमेरिका को एक तरह से चुनौती दे सकते हैं। ठीक बात है, आगे देखते हैं। नई विश्व व्यवस्था का नाम किसने दिया?
तो नई विश्व व्यवस्था यानी न्यू वर्ल्ड पॉलिटिक्स या न्यू वर्ल्ड अरेंजमेंट की बात अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने दिया सीनियर ने, और यहां पर एक तरह से यह स्थायी था कि भैया अब अमेरिकी वर्चस्व या एक ध्रुवता कायम है। बैंडवैगन क्या है? एक रणनीति है जो अमेरिका के वर्चस्व से संबंधित है। एक स्लाइड में आपको आंसर देने हैं। हेगमनी शब्द की जड़ें कहां से प्राप्त हुई? तो हेगमनी शब्द की जड़ें प्राचीन यूनान से प्राप्त हुई, जिसमें यूनान के वर्चस्व को दिखाने की बात की गई। बेसिकली ये वर्चस्व से जुड़ा हुआ ये पूरा कंसेप्ट है हेगमनी, ठीक है? तो इसको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे बात समझ में। समकालीन विश्व राजनीति क्या है? तो समकालीन विश्व राजनीति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, विशेष रूप से 1990 के बाद के वैश्विक घटनाओं का अध्ययन है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर और खास करके कोल्ड वॉर के बाद 1990 के बाद जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स की घटनाएं हुई उनका जब आप अध्ययन करेंगे तो समकालीन विश्व राजनीति इसको कहा जाता है। उसके पहले लगभग वो एक इतिहास का पार्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री हो जाता है वो। भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया? तो दूसरा परमाणु परीक्षण मई 1998 में किया। और कहां किया? पोखरण में। नाटो का पूरा नाम है उत्तर अटलांटिक शक्ति संगठन, और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसमें कौन कौन शामिल हुआ? अमेरिका प्लस माफ कीजिएगा, हां, अमेरिका प्लस पश्चिमी यूरोप के देश। और इसमें ये कब बनाया गया? ये बनाया गया 1949 में, 1949 में, ठीक है? और ये क्यों बनाया गया? तो ये सोवियत संघ के खिलाफ एक गुट बनाया गया, और ये बात स्पष्ट रूप से कही गई कि अगर हम सभी राष्ट्रों में से किसी एक पर भी हमला किया जाता है तो इसे सामूहिक हमले के रूप में माना जाएगा। आगे बात समझ में। और ये आज तक स्थापित है। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का आदेश किसने दिया? तो ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का आदेश अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन ने दिया, और विशेष रूप से ये इस बात पर थी कि आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई चलेगी। आकांक्षियों का महाजोट किस देश ने बनाया? आकांक्षियों का महाजोट अमेरिका ने बनाया, ठीक है? प्रथम खाड़ी युद्ध को किस सैन्य अभियान के नाम से जाना जाता है? प्रथम खाड़ी युद्ध को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है। न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ था? तो 11 सितंबर 2001 को। 9/11 की घटना का जिम्मेदार किसको माना जाता है? तो अलकायदा अलकायदा तथा तालिबान को माना गया। हेगमनी क्या है? यह शब्द किसी एक राज्य के नेतृत्व अथवा प्रभुत्व का आभास कराता है। इसकी जड़ें प्राचीन यूनान से शुरू हुई हैं। इराक के शासक सद्दाम हुसैन को कब फांसी दी गई? सद्दाम हुसैन को 2006 में फांसी दी गई थी, ठीक है? नई विश्व व्यवस्था क्या है? इराक के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बल प्रयोग की अनुमति दिए जाने को राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने नई विश्व व्यवस्था की उपमा दी थी, और विशेष करके वो अपने वर्चस्व को बताने का प्रयास कर रहे थे। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है? तो प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान 34 देश की संयुक्त सेना ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा समर्थित सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की संज्ञा दी थी, और इसमें बाकायदा तो सुरक्षा परिषद है संयुक्त राष्ट्र संघ का, सिक्योरिटी काउंसिल जो है, उसने अनुमति दी थी कि हां आप हमला कर सकते हैं, और यहां पर सबने मिलकर हमला किया था। तो यह ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहलाया, जो इराक के खिलाफ किया गया था। स्मार्ट बम क्या है? प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा प्रयुक्त किए गए बमों को स्मार्ट बम कहा गया। एक्चुअली अमेरिका ने यहां पूरा अपना स्टाइल ऑफ वॉर, तकनीक, अपने नए नए प्रौद्योगिकी, सारी चीजें यहां पर दिखा दी। देखिए हम कितने संपन्न हैं। कंप्यूटर युद्ध का नाम भी दिया गया। कंप्यूटर युद्ध से सवाल आ गया किसे कहते हैं? तो खाड़ी युद्ध के दौरान अमेरिका ने स्मार्ट बम का प्रयोग करके कुवैत के खिलाफ इराक को घुटने टेकने पर बाध्य कर दिया। पर्यवेक्षकों द्वारा इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी गई। ठीक बात है। चलिए, अलकायदा क्या है? अलकायदा एक आतंकवादी संगठन है। हालांकि ये बहुत हद तक अब खत्म हो गया है। तालिबान तो एग्जिस्ट करता है और तालिबान तो सत्ता संभाल रहा है, और इसमें मुख्य रूप से खास करके सबसे बड़ा इसका सरगना जो था वो ओसामा बिन लादेन था। ओसामा बिन लादेन, ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका लीडर रहा था। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। इसको अमेरिका ने पाकिस्तान के एबटाबाद से उठा के मारा 2011 में, आई थिंक।
ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम क्या है? तो आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका द्वारा विश्वव्यापी युद्ध के एक अंग के रूप में चलाया गया अभियान ऑपरेशन एंड्योरिंग एक सैन्य अभियान था कि हम आतंकवाद की जड़ को समाप्त करेंगे और खोज खोज के मारेंगे। ठीक, चलिए। वर्चस्व का अर्थ क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में शक्ति का एक ही केंद्र हो तो उसे वर्चस्व शब्द से स्थापित किया जाता है। यानी जब एक ऐसी स्थिति जहां पर एक ही महाशक्ति हो, और इसे ही कहा जाता है एक ध्रुवीयता। ठीक, यानी यूनिपोलैरिटी। यूनिपोलैरिटी, तो जब एक ही देश का वर्चस्व हो या एक ही सत्ता का केंद्र हो, ऐसी स्थिति में उस शब्द को हम क्या कहते हैं? वर्चस्व शब्द से डिनोट करते हैं। ब्रेटन वुड्स प्रणाली क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रणाली के अंतर्गत वैश्विक व्यापार के नियम निर्धारित किए गए थे जिनको अमेरिकी हितों के अनुकूल बनाया गया था। पूरी दुनिया में कैसे व्यापार होगा? अब देखिए 1995 के आसपास ही विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना की गई। अच्छा, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था जस्ट 1945 में, जो जब संयुक्त राष्ट्र संघ भी बन रहा था। तो वहां पर दो संस्थाएं बनी, एक विश्व बैंक और एक बना IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। जिसको आप किस नाम से जानते हैं? IMF। अब ये IMF तो खासकर पूंजीवाद का सबसे बड़ा द्योतक है। तो ये अमेरिकी वर्चस्व को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसकी रही है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये ब्रेटन वुड्स प्रणाली कहा जाता है, और वो जो वर्ल्ड बैंक और IMF हैं उनको ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूट कहा जाता है, ब्रेटन वुड संस्थाएं कही जाती हैं। ठीक है, अब आता है लघु उत्तरीय प्रश्न की एक ध्रुवीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। ठीक, हालांकि इस बारे में हम चैप्टर 1 और 2 में भी देख चुके हैं, लेकिन ये रिलेवेंट है यहां भी। तो शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात अमेरिका को चुनौती देने वाला कोई भी शक्तिशाली देश नहीं रह गया। इस प्रकार विश्व राजनीति में अमेरिका के वर्चस्व की राजनीति प्रारंभ होती है। इसे ही एक ध्रुवीय व्यवस्था अंग्रेजी में कहा जाता है यूनिपोलैरिटी। जब पूरी दुनिया में एक ध्रुव हो, एक सेंटर हो, उसको यूनिपोलैरिटी कहते हैं। ठीक बात। प्रथम खाड़ी युद्ध के परिणाम लिखिए। तो प्रथम खाड़ी युद्ध के निम्नलिखित परिणाम है, जिसको क्या बोलेगा? फर्स्ट गल्फ वॉर। अंग्रेजी शब्दों को आप जरूर ध्यान रखिएगा। प्रथम खाड़ी युद्ध से यह बात स्पष्ट हो गई कि बाकी देश सैन्य मामला में अमेरिका से बहुत पीछे हैं। असली अमेरिका की टैक्टिक यही थी। उसने बड़ी आतुरता से इराक वाले युद्ध में पार्टिसिपेट किया। वहां उसने स्मार्ट बम दिखाए, कंप्यूटर युद्ध किया, उसने बहुत सारे ऐसे मशीनें, मिसाइलें और गन दिखाई कि लोगों को देख के लग गया भैया हम तो इसके आगे कुछ नहीं है। इस युद्ध से विश्व राजनीति में अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया। इस युद्ध में भीषण बमबारी से इराक और कुवैत में भारी जनधन की हानि हुई। अब कुवैत और इराक के बीच में ही ये युद्ध था, और कुवैत के समर्थन में ये लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो हानि तो दोनों देशों को होनी पड़ी। इस युद्ध में आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया, जिसे सैन्य विशेषज्ञों ने कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी। युद्ध तो 1991 में समाप्त हो गया, लेकिन इराक के विरुद्ध लगाए गए प्रतिबंध बहुत वर्षों तक जारी रहे, और इराक का पीछा अमेरिका ने तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि सद्दाम हुसैन को फांसी नहीं दे दी गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय सद्दाम हुसैन नेता था। अगला सवाल है इराक पर आक्रमण की घटना लिखिए। तो कुवैत पर इराक की गतिविधियों के बाद से ही अमेरिका इराक के पीछे पड़ा था। इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन का शासनकाल हत्याओं और यातनाओं के लिए कुख्यात हो चुका था। इसके अलावा अमेरिका ने यह बहाना बनाया कि इराक ने सामूहिक नरसंहार के शस्त्र विकसित कर लिए हैं। तो 2003 के आसपास की ये बात है, और बार बार अमेरिका ने कहा कि भैया संयुक्त राष्ट्र संघ की आप इसको हमला करने के लिए अनुमति दीजिए, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ माना नहीं। पर अमेरिका की असली नजर इराक के विशाल तेल भंडार पर थी, ये सबसे मेन बात थी। और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति के बिना ही 19 मार्च 2003 को ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम पर इराक पर हमला कर दिया कि हम इराकी फ्रीडम करवाएंगे और ये जो समस्याएं चल रही हैं उसका हल निकालेंगे। सद्दाम हुसैन की सरकार कुछ दिनों बाद ही समाप्त हो गई। 2006 में उसे खैर फांसी दे दी गई। तो ये पूरी कहानी चल रही थी। अब अगला सवाल है सैन्य शक्ति के रूप में अमेरिकी वर्चस्व लिखिए। तो सैन्य शक्ति के रूप में अमेरिकी वर्चस्व को अग्रलिखित बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया जा सकता है। बेजोड़ और अनोखी सैन्य क्षमता। संयुक्त राज्य अमेरिका की शक्ति की रीढ़ उसकी बड़ी चढ़ी सैन्य शक्ति है। आज अमेरिका अपने सैन्य क्षमता के बलबूते संपूर्ण विश्व में कहीं भी निशाना लगाने में सक्षम है। अपने सैनिकों को युद्ध भूमि से अधिकतम दूरी पर सुरक्षित रखकर अपने शत्रु को उसी के घर में अपाहिज बना सकता है। यह बड़ी इंपॉर्टेंट अनोखी सैन्य क्षमता अमेरिका की है। अब देखिए सैन्य व्यय की बात करें
तो विश्व के शक्तिशाली देश एक साथ मिलकर अपनी सैन्य क्षमता के लिए जितना खर्च करते हैं उससे कई गुना अधिक अपनी सैन्य क्षमता के लिए अमेरिका अकेले खर्च करता है। ये बिल्कुल बात ठीक है। तो जो उसका डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए, दो बहुत महत्वपूर्ण काम अमेरिका करता है। एक, सैन्य खर्च, और सैन्य खर्च जब ज्यादा करेगा तो इससे होता है सैन्य अनुसंधान, रिसर्च। तो इससे नए हथियार बनाना, नए तकनीक ले आना, ये सारी चीजें अमेरिका की बहुत हैवी रहती हैं। तो अमेरिकी रक्षा विभाग अपने बजट का एक बड़ा भाग रक्षा अनुसंधान, ठीक है, यानी डिफेंस रिसर्च पर और टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी पर व्यय करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सैन्य दृष्टि से गुणात्मक बढ़त, अमेरिका के सैन्य प्रभुत्व का आधार केवल उच्च सैनिक व्यय ही नहीं बल्कि उसकी गुणात्मक बढ़त है। गुणात्मक बढ़त यानी क्वालिटी जो है वो लगातार इंप्रूव करता जाता है। वर्तमान में यूएसए सैन्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इतना आगे निकल चुका है कि किसी भी देश के लिए उसकी बराबरी तक पहुंच पाना असंभव हो गया है। तो इतना ज्यादा उसके टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हो चुके हैं कि कोई भी देश अगर चाहे कि उतना इंप्रूव हो जाए तो वो अपने आप को इतना इंप्रूव नहीं कर सकता। अगला सवाल है, अमेरिकी शक्ति के रास्ते में अवरोध को स्पष्ट कीजिए। अमेरिकी शक्ति का जो वर्चस्व है उसमें क्या रुकावटें या अवरोध आ सकती हैं, इसके बारे में ये सवाल है। तो आर्थिक चुनौतियों की बात करें तो अमेरिका विश्व का एक महत्वपूर्ण आर्थिक महाशक्ति है, परंतु वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में अमेरिका को जापान, चीन, भारत से कड़ी चुनौती मिल रही है। ठीक बात है, मैंने अभी चर्चा की थी कि अल्टरनेट सेंटर ऑफ पावर है। भारत इस समय दुनिया का सबसे तेजी से आर्थिक रूप से विकसित होने वाला देश है। वो बात अलग है कि बाकी बड़े देशों का इकोनॉमी सैचुरेट हो चुकी है, लेकिन चीन, जापान और भारत से कड़ी चुनौती उसको मिल रही है। जापान 1970 और 80 के दशक में आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में अमेरिका को चुनौती देता आया है। 1980 के बाद चीन भी एक महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति के रूप में अमेरिका को चुनौती दे रहा है और अमेरिका को केवल आर्थिक ही नहीं सभी क्षेत्रों में दे रहा है। चीन के साथ साथ 1990 के दशक में भारत ने भी अमेरिका को आर्थिक चुनौती देना शुरू कर दिया है। विचारधारात्मक चुनौती की बात करें तो सोवियत संघ के विघटन और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व में अमेरिकी विचारधारा पूंजीवाद और प्रजातंत्रवाद की वर्चस्वता बढ़ गई, परंतु 10 वर्षों में अमेरिका की इस विचारधारा को आतंकवादी विचारधारा से लगातार चुनौती मिल रही है। ठीक बात है कि जो डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म है जिसको अमेरिका 1900 शीत युद्ध जब शुरू हुआ तभी से लेके चल रहा है, तो इसकी प्रभुत्व तो स्थापित हुआ, लेकिन जो आतंकवादी संगठन हैं या जो इसको एक बहुत बड़ा धोखा मानते हैं लगातार उसके लिए थ्रेट और खतरा बने हुए हैं, ये भी दिखाई पड़ता है। आंतरिक अवरोध अगर देखें तो अमेरिकी वर्चस्व की राह में मुख्य रूप से 3 अवरोध हैं। अमेरिकी संस्थागत बनावट, मैंने अभी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में भी आप लोगों से चर्चा किया था कि जो 3 महत्वपूर्ण तंत्र होते हैं, विधान पालिका, ठीक है, और कार्यपालिका, और साथ में रहता है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का तो ठीक है, अमेरिका में सबसे स्ट्रांग और सबसे फ्री एंड फेयर जुडिशरी वहां की मानी जाती है, लेकिन यहां थोड़ा दिक्कत है। यहां दिक्कत क्या है कि जो कार्यपालिका है वो विधान पालिका से नहीं निकल रही है। जैसे भारत में क्या होता है, जो मंत्री होते हैं, जो सरकार होती है वो हमेशा संसद से इवॉल्व होती है, पार्लियामेंट से निकलती है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो विधानसभा या लोकसभा के ही मेंबर होते हैं, मतलब संसद के मेंबर या विधानमंडल के मेंबर होते हैं। अमेरिका में क्या है, वहां की कार्यपालिका पूरा प्रेसिडेंट और उनका मिनिस्ट्री एक अलग तरह से सेलेक्ट होती है, अलग तरह से वो चुनाव होता है, और संसद जो है वो अलग रहती है। तो ऐसा हो सकता है कई बार कि अमेरिका में जिस दल का सरकार हो उसका संसद में बहुमत ना हो और हर चीज को संसद में पास भी कराना पड़ता है। तो मान लीजिए राष्ट्रपति कुछ सोच रहा है पर संसद में नहीं समर्थन मिल रहा है, तो ये दिक्कत आती है। उन्मुख अमेरिकी समाज, जो वहां का सोसाइटी है यूएसए की, वो हर चीज की नाप तोल करती है, कोई गलत हो तो उसके खिलाफ सड़क पे उतरती है। वहां कई सारे समाज में भेदभाव भी हैं, सिविल वॉर, गोरे कालों में बहुत बड़ा चुनौती भी देखी जाती है। उसके बाद नाटो में शामिल अमेरिकी सहयोगी देश, ये भी इसके लिए अवरोध है। पहले ही फ्रांस ने बगावत कर दी कि हम अमेरिका के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेंगे। बाकी देशों को भी ऐसा लगता है कि अमेरिका का जो एक तरफा जो बयान रहता था उस पर अब मानने से इनकार कर रहे हैं। अभी रसिया और यूक्रेन वार में आपने देखा होगा, नाटो के सभी अलग अलग देश अलग अलग तरह की बात करते थे, ऐसा नहीं था कि अमेरिका के ही लाइन को फॉलो कर रहे थे। तो ये अवरोध जो है वो अमेरिका के सामने उनके वर्चस्व को लेकर हैं। अब अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो पहला है कि भारत अमेरिका मतभेद के प्रमुख मुद्दे लिखिए। ये एक बहुत अलग तरह का सवाल है। मतलब जनरली चर्चा ये होती है कि भाई भारत अमेरिका के संबंध कैसे हैं, अच्छे संबंध कैसे बन सकते हैं, इस पर बात कीजिए। लेकिन भारत अमेरिकी मतभेद की भी बात होती है। मतभेद में देखिए, सबसे पहले तो मतभेद का कारण ये रहा कि जैसे मान लीजिए जब भारत उपनिवेशवाद का शिकार था, जब भारत गुलाम था,
तो लगातार इसकी आजादी के लिए अमेरिका ने ब्रिटेन पर दबाव डाला कि आप इनको आजाद करिए, आप ऐसे नहीं रख सकते हैं। उसको उम्मीद ये थी कि भारत हमारे गुट में आएगा, भारत ने गुट निरपेक्ष रहने का ऐलान कर दिया, तो वहां से अमेरिका थोड़ा चिढ़ा। फिर सोवियत संघ कभी कभी हम करीब दिखते थे, वहां से चिढ़ता था, और पाकिस्तान का वो तगड़ा एलाई था। लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हुआ और चीन जैसी शक्तियां उभरी, तो अब भारत और अमेरिका के बीच नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब देखिए, भारत तथा अमेरिका के मध्य मतभेद के प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित हैं। उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद की निंदा और विरोध की जगह अमेरिका प्रायः मौन रहना। तो ये बाद में, जैसे साम्राज्यवाद जब चलता था तो ज्यादातर अमेरिका मौन रहता था। लास्ट के दिनों में अमेरिका ने दबाव डाला, ये सत्य है, लेकिन शुरू से भारत ये कहता रहता था कि अमेरिका कुछ कह नहीं रहा है, हमें गुलाम बनाया गया है, अमेरिका दबाव नहीं डाल रहा है। हाँ, लास्ट में डाला था, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन शुरुआती तौर पर मौन रहा, इसलिए हमारे मतभेद रहे। चीन की साम्यवादी क्रांति और भारत द्वारा मान्यता। तो चीन की जो साम्यवादी क्रांति थी और भारत ने उसको जब मान्यता दी तो अमेरिका भी चिढ़ा, वो साम्यवाद के जस्ट खिलाफ था। अमेरिका द्वारा पाकिस्तान का समर्थन और सैनिक सहायता, इससे भारत चिढ़ गया। पाकिस्तान, देखिए क्या था कि अक्सर जैसे सोवियत संघ था, तो सोवियत संघ के आसपास के देश को चाहता था कि अमेरिका वहां उसका एक अड्डा बना रहे, सोवियत संघ चाहता था कि अमेरिका के आसपास देशों में अड्डा बना रहे। तो अमेरिका के पास क्यूबा जो था, उस क्यूबा में अपना प्रभाव रखता था सोवियत संघ, ठीक। और इसके अलावा जो पाकिस्तान था, यहां पर प्रभाव रखता था अमेरिका की, इसका इस्तेमाल करेंगे हम सोवियत संघ के खिलाफ, पाकिस्तान अफगानिस्तान का। तो इस क्रम में अमेरिका लगातार पाकिस्तान की मदद करता रहता था, सैन्य मदद करता था, पैसे रुपए से मदद करता था। बार बार कहा भी जाता था कि अमेरिकी डॉलर पर पाकिस्तान पलता है, तो भारत इससे चिढ़ता था। भारत का रूस की ओर झुकाव, ये अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। 71 की लड़ाई जब पाकिस्तान से हुई तो रूस ने खुल के साथ दिया, मतलब सोवियत संघ ने। यह भी करार किया गया कि अगर हम पर कोई हमला करेगा तो हम मिलकर थोड़ा देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो इन सब चीजों से अमेरिका जो है चिढ़ रहा था। भारत की गुट निरपेक्षता की नीति का अमेरिका द्वारा विरोध। तो भारत क्या चला रहा था, भारत, मिस्र, यूगोस्लाविया भी, इसके अलावा इंडोनेशिया, इन लोगों ने मिलकर क्या चलाया, गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नॉन अलाइन मूवमेंट। तो इसमें क्या था कि जो दो गुट बचे हुए थे, पूंजीवाद और समाजवाद के या साम्यवाद के, ये देश कहते थे कि हम किसी गुट का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम चाहते हैं ये गुटबाजी खत्म हो, शीत युद्ध खत्म हो। तो इससे भी अमेरिका थोड़ा चिढ़ता था। अमेरिका द्वारा भारत पक्षपात कार्यक्रम को रोकने के लिए दबाव। भारत क्या करता था, जो हम अपने न्यूक्लियर टेस्ट हैं इन या मिसाइल टेस्ट हैं, इनको रोकने के लिए लगातार दबाव अमेरिका बनाता था। इवन सेकंड जो हमने जो परमाणु परीक्षण किया, इसके लिए तो अमेरिका की CIA पीछे पड़ गई थी कि हम नहीं करने देंगे। तो इससे भी भारत चिढ़ता था। स्पेशल 301 धारा की कार्रवाई से अमेरिका का इंकार किया जाना, व्यापार से संबंधित जो कई नियम कानून था जिसे भारत सहमत नहीं था। संक्षेप में, भारत और अमेरिका के पारस्परिक संबंधों के बीच अनेक गतिरोध रहे हैं, फिर भी समय समय पर अनेक संधि और समझौते द्वारा प्रतिरोध को कम किया गया है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे हथियारों से संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित मसलों पर भारत अमेरिका में अब संधियां भी होती रही हैं। रिसेंटली अभी एक संधि है, एक ग्रुप है क्वाड, जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये 4 देश शामिल हैं, ठीक है। इससे भी भारत और अमेरिका में बहुत नजदीकी आई है, खास करके बराक ओबामा के काल से और फिर ट्रंप के काल में भारत और अमेरिका में बहुत नजदीकी देखी गई है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आतंकवाद के प्रश्न पर दोनों देशों का वर्तमान में एक मत है। पहले तो अमेरिका मानता नहीं था कि कुछ आतंकवाद है, भारत कहता था हमको परमाणु चाहिए, हमको जो है अपने हथियार बनाने हैं क्योंकि हमें आतंकवाद से खतरा। अमेरिका कहता था कहाँ आतंकवाद है, आप झूठ बोल रहे हैं। जब घुस के मारा 2001 में तो लगा हाँ आतंकवाद है। तो आतंकवाद के मुद्दों पर दोनों देश एक मत रहते हैं। और भारत का समय समय पर अमेरिका ने, जैसे भारत ने एयर स्ट्राइक किया तो अमेरिका ने कहा कि सबको अपने हितों की रक्षा करने की आज़ादी होनी चाहिए, कुछ नहीं बोला। उसके अलावा अमेरिका ने जब भी हमले किए आतंकवाद को लेकर, भारत ने समर्थन किया है। तो ये रहा है। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के मामले पर भी चीन तैयार नहीं होता है, पर अमेरिका ने समय समय पर इस बात को कहा है कि भारत इसका सदस्य हो सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत अमेरिका के बीच सहज संबंधों को लेकर, अब ये मधुर संबंधों की बात है कि भारत और अमेरिका के बीच अच्छे संबंधों की बात करें तो भारत एवं अमेरिका के पारस्परिक संबंधों के बीच अनेक गतिरोध रहे हैं, फिर भी समय समय पर दोनों के बीच अनेक संधि और समझौते से विरोध को कम किया जाता रहा है। अमेरिका ने सन 1962 के भारत चीन युद्ध के वक्त बिना शर्त भारत की सैनिक और आर्थिक मदद की, लेकिन समय 1965 और 71 में भारत पाक युद्ध के समय पाकिस्तान का साथ दिया था, ठीक। संसद, अब देखिए क्लियर था ना, क्योंकि पाकिस्तान तो अमेरिका का एलाई था और चीन को तो पसंद नहीं करता था अमेरिका को, क्योंकि वो साम्यवादी नीति वाला था, तो उस समय हेल्प किया था।
77 के बाद दोनों देशों में मधुर संबंध होने लगे। 80 और 2011 तक दोनों देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी क्षेत्रों में बहुत सहयोग बढ़ता रहा है। भारत और अमेरिका के संबंधों का उल्लेख कर सकते हैं, जैसे उच्च तकनीकी हस्तांतरण समझौता 1984 में हुआ, यानी जो हाई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट है। वन विकास समझौता 1985 में हुआ, जिसके तहत भारत में जलाऊ और इमारती लकड़ी के उत्पादन को बढ़ाने में अमेरिका द्वारा सहायता दी गई। लड़ाकू विमान बनाने में मदद देने के बारे में समझौता 1986 में हुआ था। सुपर कंप्यूटर देने से समझौता 1987 में हुआ, और इसमें राजीव गांधी की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रही। बाद में भारत ने सुपर कंप्यूटर स्थापित भी किया। ऊर्जा एवं रक्षा के क्षेत्र में 1994 में एक समझौता हुआ। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों को अधिक जोर दिया जा रहा है, और अमेरिका के साथ भारत के व्यापारिक संबंध बहुत फायदे में भी हैं, तो अच्छा, ये यूजफुल है। भारत और अमेरिका के बीच परमाणु सहयोग ऐतिहासिक समझौता हुआ 2006 में, ठीक है। असैन्य परमाणु समझौता, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और यहां से हम अपने न्यूक्लियर पावर को इंश्योर करने की बात करते रहे, ठीक है जी। चलिए, आतंकवाद के मुद्दे पर दोनों देशों की आपसी सहमति और सहयोग पर बात है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अमेरिका यात्रा 2009 से दोनों देशों के बीच संबंध में मधुरता आई है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का 2014-15 से लगातार अमेरिका की यात्राएं हुई हैं, और उसमें ओबामा के साथ, फिर ओबामा की यात्रा, फिर ट्रंप की भारत यात्रा, मोदी की ट्रंप के शासनकाल में यात्रा, इन्होंने भारत और अमेरिका के संबंधों को मधुर किया है, और कई तरह के एग्रीमेंट और जिसको कह सकते हैं कि रक्षा मामलों में समझौते और हथियारों को लेकर समझौते बहुत महत्वपूर्ण हुए हैं। संक्षेप में, भारत के अमेरिका के बीच आर्थिक, सामरिक, वैज्ञानिक और अन्य कई क्षेत्रों में कई समझौते हुए। साथ ही राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच मैत्री संबंधों में मधुरता आई है, और भविष्य के संबंध और प्रगाढ़ होंगे, इसकी बात की गई है। अब अगला सवाल है कि अमेरिकी वर्चस्व से कैसे निपटे, इसका सुझाव लिखिए, यानी कैसे यूएस हेजमनी को रोका जा सकता है। तो विश्व राजनीति में संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्चस्व से निपटने के लिए विभिन्न विद्वानों ने निम्नलिखित रास्ते सुझाए हैं। वर्चस्व तंत्र में रहते हुए अवसरों का लाभ उठाया जाए। विद्वानों का तर्क है कि सर्वाधिक शक्तिशाली देश के खिलाफ जाने की अपेक्षा उनके वर्चस्व तंत्र में रहते हुए अवसरों का भरपूर लाभ उठाना कहीं उचित और सार्थक रणनीति है। ये देखिए, एक नई तरह की बात। उन्होंने बोला, भाई आप छोटे राज्य हैं और अमेरिका को मारने के खिलाफ, उनसे लड़ने से अच्छा है कि उनके वर्चस्व में रह के उसका पूरा फायदा उठाइए, और जितना अपना आर्थिक सामाजिक विकास कर सकते हैं करिए। इसे बैंड वैगन अर्थात जैसे बहे बयार पीठ तैसी कीजिए की रणनीति कही गई है। इसे ही बैंड वैगन कहते हैं। बैंड वैगन होता है ना कि जैसे जिधर बयार बह रही है उधर की तरफ अपना पीठ करके और पूरा हवा सेकिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वर्चस्व वाले देश से दूर रहने की कोशिश करना, यह दूसरी नीति है। विश्व के देशों के समक्ष यह भी विकल्प है कि वे स्वयं अपने आप को छुपा कर रखें। इसका अभिप्राय प्रभाव वाले देश से जहां तक हो सके दूर रहना। इस व्यवहार के विभिन्न उदाहरण हैं। चीन, रूस, यूरोपीय संघ सभी किसी न किसी प्रकार से अपने आप को अमेरिकी नजरों से बचाते आ रहे हैं। इस प्रकार देश स्वयं अपने आप को संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी बिना कारण क्रोध की चपेट में आने से स्वयं को बचाते हैं। तो एक तो है कि उसी के साथ बह जाइए और फायदा उठा लीजिए, एक है कि अनावश्यक उनसे मत बात करिए, किनारे रहिए। ये दूसरी नीति है। तीसरी, राज्येतर संस्थाएं अमेरिकी वर्चस्व से निपटने आएंगी। तो ऐसी संस्थाएं जो वर्ल्ड लेवल पर हैं, वो मिलकर अगर चाहे तो अमेरिका से निपटे। तो अमेरिकी वर्चस्व को आर्थिक तथा सांस्कृतिक धरातल पर चुनौती दी जा सकती है। यानी इकोनॉमिक अपनी ऐसी मजबूत करिए कि अमेरिका उसके आगे घुटने टेके, या आप सॉफ्ट पावर या कल्चरल अपने पावर को इतना बढ़ाइए कि वहां से अमेरिका पीछे छूटने लगे। इस तरह की बात कर सकते हैं। यह चुनौती स्वयंसेवक संगठनों, सामाजिक आंदोलनों, जनमत के परस्पर मिलने से संभव हो जाएगा। मीडिया, बुद्धिजीवी, कलाकार, लेखक का वर्ग अमेरिकी वर्चस्व के प्रतिरोध के लिए आगे आएगा। मतलब एक इंटेलेक्चुअल जो विरोध है ये हो सकता है कि अमेरिका यहाँ गलत कर रहा है, अमेरिका को ये कदम नहीं उठाना चाहिए, अमेरिका के लिए ये सही है, ये गलत है, ये लिखाई पढ़ाई हो सकती है। अमेरिका वर्चस्व के प्रति वे राज्येतर संस्थाएं अमेरिकी वर्चस्व की आलोचना तथा प्रतिरोध कर उसे रोक सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल थे आपके, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में आपको जरूर देख लेने चाहिए। ये ऐसे सवाल हैं जो बहुत यूनिक इन नेचर हैं, और एग्जाम से पहले आपको इन सवालों की तरफ जरूर जाना चाहिए ताकि आप अपने अच्छे से आंसर लिख सकें और आने वाले एग्जामिनेशंस की बेहतर तैयारी कर सकें। तो ये आपके कितने सवाल सही हुए, ये सवाल आपको कैसे लग रहे हैं, ये आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसमें कोई डाउट है वो भी समझा दीजिएगा, और अगर सारी चीजें समझ में आ गई होंगी तो भी कमेंट कर दीजिएगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है
जहां पर आप जितना कोर्स आपको दिखाई दे रहा है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, यूपी बिहार बोर्ड, जेई, ट्रिपल ई, इसके अलावा कंपटीशन, सारा आप हमारे प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे तो पढ़ ही रहे हैं, हमारे वेबसाइट और एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी आप एक जगह सबको फ्री में पढ़ सकते हैं। ना कोई आपको कूपन कोड चाहिए, ना कोई खरीदना है, 100% फ्री है। हाँ, क्या क्या नई नई चीजें आ रही हैं, इससे अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आकर बहुत इजीली अपनी पढ़ाई कर लेंगे और वहां से आप इजीली अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आपको करना क्या है, केवल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आप तक लेकर आएं और आपकी पढ़ाई को और आसान बनाते रहें। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली वीडियो में एक अगले कंसेप्ट के साथ। अब तो एक नया चैप्टर देखेंगे, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।